अब जिन्वू और जिनहो दोनों ही जापान में आ जाते हैं और दोनों ही बैटलफील्ड में एंट्री करते हैं। जिन्वू जीमा को सबसे पहले समन करता है और वहाँ एक्शन में आ जाता है और उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। यूएस में भी बात चल रही होती है कि जिन्वू जापान में आ गया है और वहाँ के हंटर्स आपस में शर्त लगा रहे हैं कि जिन्वू 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा, लेकिन थॉमस आंद्रे बोलता है कि वो सरवाइव करेगा। और इधर जिन्वू सबको समन करके बचाने लगता है और सारे मॉन्स्टर को खत्म करने में लगा हुआ है। और जितने भी मॉन्स्टर्स मरे थे जिन्वू उनको भी अराइज कर लेता है और अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। लोग सब यही सोच रहे थे कि जिन्वू कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो सब मॉन्स्टर को अकेले हरा नहीं पाएगा। फिर अचानक से जो एस रैंक गेट था उसके साथ साथ बहुत सारे अदर गेट भी ओपन होने लगते हैं जापान में, और वो भी डंजन ब्रेक हो जाते हैं। अब जिन्वू एक एक करके 30 मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुका है और एक मॉन्स्टर जो सबसे बड़ा है वो उस एस रैंक गेट से बाहर आता है। जिन्वू जापान की कंडीशन को कंपेयर करता है डीमन कैसल से और सोचता है कि डीमन कैसल शायद इसी फ्यूचर का हिंट था, लेकिन मैं इसको रोक कर रहूंगा, और अपनी पूरी शैडो आर्मी को बाहर निकालकर उस बड़े मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए बोलता है। पूरी आर्मी फुल पावर से उस मॉन्स्टर की तरफ को अटैक करती है, लेकिन उसके एक ही अटैक से जिन्वू के कई सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। जिन्वू दूर खड़ा होकर बेरू और इग्रिस के साथ उसकी कोई कमजोरी ढूंढ रहा है और उसका माना बहुत तेजी से कम हो रहा है, क्योंकि जो बड़ा मॉन्स्टर है वो उसके सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करता जा रहा है। अभी जिन्वू को उसकी एक कमजोरी दिखती है तो वो इग्रिस को उस ड्रैगन पे बिठाकर और आगे भेजता है और पीछे से खुद और बेरू के साथ जाता है और फिर सबसे पहले उसकी कमजोरी पर अटैक करता है और उसको जमीन पे गिरा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर हार जाता है। मॉन्स्टर जैसे ही हारता है तो उसके बाद एक बहुत बड़ी शॉक वेव उस एस रैंक गेट से निकलती है और उस मॉन्स्टर को अंदर की तरफ को खींचने लगती है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, तो जिन्वू भी उस एस रैंक गेट के अंदर घुस जाता है। अब वो एक बहुत बड़े महल के अंदर आ चुके हैं। तभी बेरू और जिन्वू को एक सेनेस्टर की आवाज आती है और वो हंस रहा था। जिन्वू उसके पास जाता है और देखता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मैजिकल जंजीरों से बंधा हुआ है और वो जिन्वू का स्वागत करता है उसको मोनार्क बोलकर। जिन्वू को लगता है कि वो एक बॉस है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे इन चैन से बाहर निकालो, मुझे बाकी मोनार्क्स को बताना है कि रूलर्स का क्या प्लान है। जिन्वू उससे पूछता है कि मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं अच्छे से बताया ना समझाया, तुम बताओ कि रूलर्स क्या होते हैं। वो बोलता है कि मोनार्क्स के बहुत पुराने एनिमी हैं, इस हिसाब से तो वो जिन्वू के भी एनिमी हुए, और जो बंदा बंधा हुआ था वो भी एक मोनार्क था। वो बोलता है कि सारे रूलर्स और मोनार्क्स की नजर तुम पर है और तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे इन जंजीरों से जल्दी निकालो। जिन्वू बोलता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तो जो मॉन्स्टर था उसका नाम था किंग ऑफ जाइंट्स। वो एक फूंक मारता है और जिन्वू के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन देता है जिसका नाम होता है प्लेज ऑफ ऑनेस्टी। इस डील को एक्सेप्ट करने के बाद उन दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगा, तो जिन्वू उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपना पहला क्वेश्चन उससे पूछता है। जिन्वू उससे सबसे पहले ये पूछता है कि तुम इतना फ्रीली कैसे बात कर पा रहे हो, क्योंकि आज तक मैंने जितनों से भी बात करी है वो मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते, सिस्टम उन्हें सुला देता है। तो वो उसको बताता है कि मैं एक मोनार्क हूँ और मैं इन मॉन्स्टर्स पर रूल करता हूँ। सब मॉन्स्टर किसी न किसी आर्मी से हारे हुए लोग हैं जो रूलर्स के लिए काम करते हैं, और ये डंजन गेट्स में से आते हैं और सभी इंसानों को मारते हैं। पर बदकिस्मती से मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ और मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे यहाँ से छुड़ाए। जिन्वू पूछता है कि ये रूलर्स की आर्मी वही है ना जो सिल्वर सोल्जर्स होते हैं, तो वो मॉन्स्टर बोलता है हाँ। जिन्वू उससे फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि ये रूलर्स जो सिल्वर सोल्जर्स हैं ये इंसानों पर अटैक क्यों कर रहे हैं, उनको हमारे से क्या चाहिए। गाइज ये स्टोरी काफी अच्छी है आगे जाके, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो आगे की नोटिफिकेशंस आपको आती रहे, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिए।